अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर ज़ीम अंसारी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइन चैनल। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तल्लक सियासत से है। इन्होंने पहले सहाफ़त में एक आला नाम कमा के और अब इसको अलविदा कह दिया है। इन्होंने खिलाफत इस्लामिया की आवाज़ बुलंद की और मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और इन्होंने एक छोटे से इलाके से खड़े होके मगरमच्छों के मुँह में हाथ डाल दिया है। तो आए बात करते हैं जनाब नसीम सादिक साहब से, जो कि चेयरमैन आम लोग पार्टी मरकज़ 14 हैं। तो आए इनके साथ बात करते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम सादिक साहब, जो कि चेयरमैन आम लोग पार्टी हैं। तो आए इनके साथ बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने सहाफ़त को अलविदा कह के सियासत क्यों ज्वाइन की। तो आए इनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम साहब, आपने सहाफ़त छोड़ के सियासत क्यों ज्वाइन की? हालांकि आप इतने बड़े कालम नगार थे, लिखारी थे, आपने सहाफ़त में इतना नाम कमाया, इसके बावजूद आपने सियासत क्यों ज्वाइन की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले पाकिस्तान लाइन्स का बहुत शुक्रिया कि आप आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए मरकज़ 14 में तशरीफ़ लाएँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। असल बात यह है कि मैंने काफ़ी अरसा सहाफ़त में गुजारा, कालम नगार भी था, कालम भी लिखते थे। मैंने कलमी जहाद जहाँ तक कर सकता था मैंने किया, लोगों को शौर दिया, उजागर किए, ऐसे ऐसे इशू पे बात की। हमेशा यही कोशिश की कि लोगों के जो बेसिक इशू हैं वो हाईलाइट किए जाएँ। मगर जब इसमें गहराई की हद तक ये पता चला कि जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, ये तो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहे, ये तो आम लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, ये तो अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की, इल्तिजा की, या अल्लाह वो काम ले ले जिस मकसद के लिए तूने पैदा किया है। क्या यही मकसद दुनिया में आने का है कि खाओ पियो जनो और मर जाओ? ये मुझे समझ लगी, असल ज़िंदगी का समझ लगी वो ये थी कि दूसरों के काम आना, आसानियाँ बांटना, हेल्प करना, मदद करना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। और इस पे फिर जब सोचा देखा कि इस तरह तो मुल्क हमारा जो है वो जिस तरफ जा रहा है, या जो सियासतदान कर रहे हैं या ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं, तो मुल्क को नुकसान होगा। आने वाले दिनों हमारे कुछ भी नहीं बचेगा हम लोगों के लिए। सहाफ़त को बाइकाट करके मैंने फिर बाकायदा तौर पे सियासत में वो नहीं कह सकता, जो पाकिस्तान में माजर चाहता हूँ जो गंद है उसका नाम उन्होंने सियासत रख दिया, मफादात है इसका नाम उन्होंने सियासत रख दिया, अपने मतलब का नाम इन्होंने सियासत रख लिया। ये सियासत नहीं है, ये गलत है। ये यूसी से लेके पार्लियामेंट तक जो सियासत हो रही है बिल्कुल गंद है, ये सियासत नहीं है। असल सियासत की तरफ लोगों को लेके आने, यूथ को बताना है, नौजवान को बताना है कि खुदा के लिए ये है सियासत। जैसे अल्लाह के रसूल और आगे सिस्टम है बुरा, इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं बताता हूँ इसमें कि सहाफ़त छोड़ने का मकसद यही था कि मैं समझ रहा था ये मैं एक महदूद हूँ और मैं इसको कलमी जहाद कर सकता हूँ। अब अमली जहाद की तरफ मैं आ चुका हूँ सियासत में आके। जी नसीम साहब, पाकिस्तान में पहले भी बहुत ज़्यादा पार्टियाँ, तो क्या आप समझते हैं कि आम लोग पार्टी ऊपर आ सकती है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती। देखें, सबसे पहले तो ये है कि मकसद होना चाहिए कि इंसान के पास किस मकसद के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, आपका मिशन क्या है, आप किस काज के लिए बाहर निकले हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मुझसे अक्सर ये प्रोग्रामों में सवाल किया जाता है कि पहले पार्टियां मौजूद हैं और आम लोग पार्टी की क्या ज़रूरत है। अगर तो आम लोगों को बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं, फिर आम लोग पार्टी की वाकई कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिसाल देता हूँ, आपने ये तो सुना होगा कि लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जब बच्चा पैदा होता है तो सारी ज़िम्मेदारी रियासत की होती है। सेम इसी तरह ही पाकिस्तान के आइन में भी मौजूद है। जब पाकिस्तान में बच्चा पैदा होगा, तमाम ज़िम्मेदारी 18 साल तक रियासत की ज़िम्मेदारी है बच्चे के लिए, तलीम, सेहत, ABC जो भी ज़िम्मेदारी है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है पहला, जिसमें आइन में लिखा हुआ है। क्या आप समझते हैं जितनी पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी असम्बली में आम लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए ये आवाज़ उठाई है?
तो वाकई आम लोग पार्टी की ज़रूरत नहीं थी। आप समझते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक को ताज़ा और साफ़ हवा मिल रही है तो आम लोग पार्टी की ज़रूरत नहीं है। पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, पाकिस्तान के बच्चों को मुफ्त तलीम मिल रही है, मेरी तलीम मिल रही है, एक जैसा निसाब मिल रहा है, एक जैसा उस्ताद, एक जैसी बिल्डिंग, एक जैसा यूनिफॉर्म है, तो वाकई भी ज़रूरत नहीं। आप समझते हैं कि रोज़गार मिल गया, 1,45 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बेरोज़गार अपनी डिग्रियाँ लेकर घूम रहे हैं। अगर उनको नौकरी मिल गई तो फिर आप वाकई आम लोग पार्टी की ज़रूरत नहीं। 60 लाख बच्चा भी स्कूल में नहीं जा रहा जिनको तलीम नहीं मिल रही। अगर वो उन लोगों ने असम्बली में आवाज़ उठाई है, उनको के लिए कुछ किया, तो फिर वाकई आम लोग पार्टी की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उस पर तो उन्होंने आवाज़ नहीं उठा रहे, पब्लिक के लिए तो आवाज़ नहीं उठा रही। आम लोग पार्टी बेसिक इनके लिए आई है। आम लोग, इनका नाम जो है आम लोग क्यों हमने रखा? आम लोगों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। इनके नाम मफादात जो है ना के नाम पे वो उन्होंने अपने बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए वो मफादात के लिए लड़ रहे हैं और अपने सब कुछ अपना बना रहे हैं। पाकिस्तानी जो नस्ल है, जो आने वाले बच्चे हैं, उसके लिए हम क्या किया? कुछ भी नहीं उन्होंने किया। तो हमें करना पड़ेगा। आम लोग पार्टी की ज़रूरत है, बिल्कुल है। नसीम साहब, ये सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम आवाम के लिए ये कर रहे हैं, तो ये तो सबका मंशूर है, लेकिन आपका क्या मंशूर है इससे हट के है? मैंने जिक्र कर रहा हूँ कि अगर जो मैंने जुमले बोले हैं, अगर तो पाकिस्तानी अवाम को, आम लोगों को, आम आदमी को, ठीक है, उनको ये चीज़ें मिल गई हैं तो वाकई फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उनको नहीं मिली, इन्होंने बिल्कुल ये झूठ है। ये पाकिस्तानी पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे, पाकिस्तानी लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, ये धोखा दे रहे हैं। क्या कभी सुना इन लोगों में से किसी ने पाकिस्तान में इलाज करवाया? किसी पाकिस्तानी हॉस्पिटल से इलाज करवा रहे हैं? इनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हैं, चेक तो कर लें। तो इनको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी की चक्की में पिस रहा है। गरीब का बच्चा किस तरह स्कूल की फ़ीस अदा कर भी सकता है कि नहीं कर सकता? गरीब का चूल्हा जल भी रहा है कि नहीं चल रहा? गरीब हॉस्पिटल में दवाई ना मिलने की वजह से मर रहा है। इनको पता है? बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये हम में से है ही नहीं, ये हमारी तरह की है ही नहीं। जो 2.5-3 करोड़ के पराठों में बैठ के आपके हकूक़ की आवाज़ उठाएगा, झूठ है। वो अपने हकूक़, अपने मफादात, अपने कारोबार, अपना सरमाया बनाने के लिए ठेकेदारी का निज़ाम है ये, जो लगाते हैं और उसके 100 गुना नहीं 1000 गुना ये कमाते हैं। तो ये आम लोगों के साथ ज़्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। 74 साल से ये ज़्यादती कर रहे हैं। आम लोग पार्टी अब ये नहीं होने देगी। ये मुख्तलिफ है आम लोग पार्टी दूसरी पार्टियों से। जी नसीम साहब, आप मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों हैं? आपको लगता है जो आप मगरमच्छों के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मैं सिर्फ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान में तमाम जो हुकूमतें आई हैं या आमरीत दौर है, मैं सब के ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि ये सारे अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं, अंग्रेज़ के बनाए हुए सिस्टम को लेके चला रहे हैं। देखिए, ना हमारा तालीमी निज़ाम हमारा, ना अदालती निज़ाम हमारा, ना मुआशी निज़ाम हमारा, ना सियासी निज़ाम हमारा, ना मुआशरती निज़ाम हमारा। तो मुझे बताएं कि ये अंग्रेज़ का बनाए हुए निज़ाम को जब पाकिस्तान में आप लागू करेंगे, पाकिस्तानी बच्चों पे लागू करेंगे, तो हमारे पीछे क्या रहेगा? कुछ नहीं। जमहूरियत एक धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, जो आज से 300 साल पहले अंग्रेज़ ने प्लान किया, आज उसमें वो कामयाब हो चुका है। हमारा असल जो है वो दीन है, हमारा जो असल निज़ाम है, वो सिस्टम है, वो दीन का निज़ाम है। हमारा जो निज़ाम है वो खिलाफत का निज़ाम है। हमें उस तरफ आना है जिसमें हमारा दीन का निज़ाम में सारे कानून, सारे सिस्टम हमारे अपने हैं। क्या पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं था? क्या पाकिस्तान जब बना था इसमें आइन में क्या लिखा हुआ देखें? क्या पाकिस्तान को मिल गया? पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, इसमें कोई भी इस्लाम के खिलाफ काम नहीं होगा, कोई शरा के खिलाफ काम नहीं होगा, कोई पता ही नहीं किसी को। आप देख लें, आपके निसाब से जहाद निकाल दिया गया, आपके निसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम को निकाल दिया गया, आपके निसाब में कादियानी एजेंडे को प्रमोट किया गया। क्या हम कहाँ आए? हमें बिल्कुल ऐसे जमहूरियत को नहीं मानते, ऐसे जमहूरी निज़ाम को नहीं मानते जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स सब जो चल रहे हैं वो अंग्रेज़ के निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हमें हर चीज़ अदालती निज़ाम से लेके तालीम के निज़ाम से लेके हर चीज़ तक अपने निज़ाम को लेके आना, जो हमारा निज़ाम दीन का है, इस्लाम का है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे बात करता हूँ, ये कहते हैं आम लोगों की हुकूमत, आम लोगों में से आम लोगों के लिए। क्या डेमोक्रेटिक फार्मूला यही है? क्या ये ऐसा है पाकिस्तान में? क्या मुझे बताइए, आम लोगों में से कोई आ चुका है? नहीं। आम लोगों के लिए कोई काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आम लोगों के लिए भी बिल्कुल नहीं। झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है इतना बड़ा। भाई
एक काउंसलर का इलेक्शन जो है आपने 5 लाख से 10 लाख कर दिया, एक चेयरमैन का इलेक्शन आपने 1 करोड़ रुपए का कर दिया, एक MPA का इलेक्शन आपने 50 करोड़ रुपए का कर दिया, MNA का इलेक्शन आपने 1 अरब रुपए का कर दिया। ये जमहूरियत है? ये भाई खरीदो फरोख्त है। ये वो हमें खरीदते हैं, हम बिकते हैं। ये दलाली का निज़ाम पाकिस्तान में इंशाल्लाह आम लोग पार्टी ने जो ऐलान किया है खिलाफत इस्लामिया का, इस्लाम के निज़ाम को हमें लेके आना है। इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है वो अल्लाह के रसूल जो कुरान का निज़ाम है उसके लिए हमारी जिद्दोजहद है। अकामत दीन के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ेंगे इस पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के अलावा जो 61 मुल्क हैं पूरी दुनिया में इस्लामी, हम उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होंगे, मसाइल होंगे, ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कैसे नहीं बनाया, इस यहाँ से लीड होंगे इंशाअल्लाह। जी नसीम साहब, ये जो पहले इमरान खान साहब वो कहते थे कि मैं करप्शन वाले लोगों को लेके नहीं आऊँगा, अभी आपको पता है कि करप्शन वाले भी लोग आ चुके हैं। कहीं ऐसा आपकी हुकूमत के दौरान तो नहीं होगा? मैंने पहले कहा कि मेरे पास जो था ना वो तो पहले ही मैंने इस सिस्टम पे, इस निज़ाम को लेके आने के लिए मैंने लगा दिया। मेरी कोई चीज़ नहीं है। मेरी वाहद पॉलिटिकल पार्टी आम लोग की पार्टी ऐसी है कि मेरे बाद, आम लोग पार्टी के चेयरमैन के बाद, मेरी पार्टी में ना मेरा बेटा ना मेरा भाई, मैं इसमें से कोई भी पार्टी चेयरमैन नहीं बन सकता। ठीक है, इसलिए तो जो काम करेगा ऊपर आएगा। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका मतलब ये जागीर नहीं किसी की। ये पाकिस्तान में जो जागीरदारा निज़ाम है, जो सरमायादारा निज़ाम है, जो मरूसी निज़ाम चलता रहा है, वो इसमें नहीं है। हम जिस निज़ाम के खिलाफ हैं वो जमहूरियत, वो क्या है, सरमायादारा निज़ाम है, जागीरदारा निज़ाम है, वडेरेदारा निज़ाम है और चुदराहट है। हम उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। इस्लाम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। तो ये जो आपका सवाल है मैं उसका बिल्कुल शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो मैंने बताया आपको। जी नसीम साहब, आपने इस्लाहात बिल असम्बली में पहुँचाया है, वो क्या बात है? जी मुदस्सर अजीम साहब, वो बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे अगर ये 2 काम कोई भी कर दे इंशाल्लाह पाकिस्तान के काफ़ी मामला हल हो सकते हैं। वो ये था कि चूँकि हम बिल तो पेश नहीं कर सकते, हम असम्बली में है नहीं, हम जो स्पीकरान हैं 5 सूबे भी, कश्मीर तक भी हमने वो दी है चीज़, वो ये है कि एजुकेशन निज़ाम और हेल्थ का निज़ाम। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के जर्नलों के बच्चे, जजेस के बच्चे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे, सियासतदानों के बच्चे, उस्तादों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजों में और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, किसी भी प्राइवेट में नहीं पढ़ेंगे। वो ये बिल ये मैंने ये पेश किया कि इस पर आप काम करें। और जैसे ये इनके बच्चे पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का निज़ाम ठीक हो जाएगा, उस्ताद का निज़ाम ठीक हो जाएगा, निसाब ठीक हो जाएगा, बिल्डिंग ठीक हो जाएगी, यूनिफॉर्म ठीक हो जाएंगे, वक्त की पाबंदी होगी और वो मेरा तलीम होगा जो पूरी दुनिया में आप ढूंढने जाते हैं वो हमारे पास होगा। दूसरा, इन्हीं के बच्चे जिनका मैंने नाम लिया है सरकारी हॉस्पिटलों से इलाज कराएंगे। क्या आप नहीं समझते जब इनके बच्चे आम लोगों में आके इलाज करवाएंगे, डॉक्टर भी एक जैसा होगा, टेस्ट भी एक जैसे होंगे और जो 2 नंबर अद्वियात आम लोगों को दे देगा मारते हैं वो अद्वियात भी 1 नंबर आएंगी। तो ये 2 चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने कोशिश की है, आवाज़ उठाई है कि जब तक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा मैट्रिक पास नहीं करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का जो CSS निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ है, मुकाबले का जो इम्तहान लेते हैं ये बिल्कुल इसे ख़त्म करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे अदारों को सिस्टम बना हुआ है पहले, जैसे आर्मी का सिस्टम है, सेम इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप लेके आएँ, ऊपर आएँ। मुझे बताएं ये कैसे मुमकिन है कि जो क्लर्क रिटायर्ड हो 60 साल का या 50 साल का उसे तो पेंशन मिले, जो मज़दूर है, जो गरीब है, डेरी बान है, क्या उसको पेंशन की ज़रूरत नहीं? वो 60 साल में धक्के खाए, वो भीख मांगे और ये घर में गवर्नमेंट सेक्टर में जब जाते हैं सो टाइम वक्त पूरा करते हैं, घर में आ जाते हैं। क्या इन पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया? इनको पेंशन किस चीज़ की मिले? पेंशन मिलेगी मगर सबको मिलेगी, 60 साल के बाद सबको मिलेगी। ये निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं। नसीम साहब, अभी तक 74 सालों में कभी किसी ने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो आप नहीं समझते कि गुजरांवाला यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? जी मुदस्सर भाई, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला सिर्फ इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, पूरे पाकिस्तान में जिन ज़िला में यूनिवर्सिटी नहीं है वहाँ एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, हर ज़िले का राइट है वहाँ हाई कोर्ट बेंच हो, यूनिवर्सिटी हो, एक सरकारी हॉस्पिटल हो और जितने भी लवाजमत होते हैं सारे एक ज़िले के ये पूरे होने चाहिए। हमने हाई गुजरांवाला में सिर्फ यूनिवर्सिटी की आवाज़ नहीं उठाई बल्कि हाई कोर्ट बेंच के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं और जो हमें चाहिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं 5 यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। मैं ऊपर से लेके सिस्टम
पिछली गवर्नमेंट ने नून लीग की थी और मौजूदा PTI की। कोई ऐसा बंदा नहीं छोड़ा जिसे मैं मुलाकात नहीं करके आज जिनको मैंने चीज़ें नहीं दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला होनी चाहिए। ये 6 ज़िलों पे मुश्तमिल डिवीज़न है और यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। छोटे छोटे ज़िलों में यूनिवर्सिटी है लेकिन डिवीज़न गुजरांवाला में नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आम लोग पार्टी को क्रेडिट जाता है। अब हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है और मुझे उम्मीद है जल्दी ही गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला देखेंगे। 73 अरब रुपया का रेवेन्यू वाला शहर है ये और 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट दूसरे शहरों में पढ़ने जाते हैं और 1000 से ज़्यादा फैकल्टी है दूसरे शहरों में पढ़ाने जाते हैं। फिर उसके अलावा महंगी तालीम वहाँ जाकर लेते हैं, हॉस्टल किराए। तो ये ज़्यादती है गुजरांवाला के साथ। ये सिर्फ ये नहीं, ये मैं शफ़क़त महमूद साहब से पीछे मिल के आया हूँ। मैं उनसे मैंने कहा कि आप 82 में गुजरांवाला DC थे, क्या 82 में गुजरांवाला यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी? चाहिए थी, मगर ये प्लान है एक माफिया है जो नहीं चाहता। हर ज़िले में गुजरांवाला में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और हर बड़े ज़िले में यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। जो वहाँ सेमेस्टर फ़ीस है 50,000, 60,000, 70,000, ये भी जुल्म है, ज़्यादती है। हम कह रहे हैं 5,000 से ज़्यादा किसी भी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होनी चाहिए। वजह, जब बच्चे मैट्रिक तक आते हैं पाकिस्तान में वो 60% है, कॉलेज में जाते हैं 20% और यूनिवर्सिटी में जाती हैं सिर्फ 5 या 10%। वजह, उसकी वजह मेन ये है कि वालिदैन फ़ीस अदा नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा फीस है। प्राइवेट सेक्टर में तो एक माफिया ना, इन्होंने कारोबार बना लिया, जबकि ये खिदमत का शोबा था, हेल्थ का और एजुकेशन का। इन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने कारोबार बना लिया। कारोबार जिस चीज़ को बना लिया वो बर्बाद हो जाती हैं चीज़ें। तो ये कारोबारी माफिया है, ये सरमायादार माफिया है जो तलीम के निज़ाम में और जिसको बर्बाद भी कर रहे हैं और ख़राब भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इनके खिलाफ जंग ला रहे हैं, खुल के जंग ला रहे हैं इनके खिलाफ। जी नसीम साहब, ये जो मौजूदा हुकूमत है इमरान खान साहब की, आप इसके बारे में क्या ख्यालात का इजहार करें? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो लोगों की बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि वो जो पहला निज़ाम था ना, पहले तकरीबन काबज़ थे सियासतदान, कुछ ख़ानदान काबज़ थे, उनको तोड़ने के लिए लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट की। मगर इमरान खान साहब मैं समझता हूँ फ्लॉप चुके हैं, वो डिलीवर नहीं कर सके। वजह कि वही चोर, वही डाकू, वही लुटेरे, वही चीज़ें सब इनके साथ जुड़ गई, उनके मफादात इनके साथ आ गए। यही मैं बात कर रहा तो ये इनकी नाकामी है। ये समझती हैं इन्होंने, बल्कि कईयों को ग्रीन चिट दे दी है जो करप्शन के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे हैं। मगर ये करप्शन माफिया को सपोर्ट करते रहे, किसी न किसी डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं करते रहे तो ये फांसी लगाएं। आप मुझसे पूछे कि आप कैसे सिस्टम ठीक करेंगे, मैं बताता हूँ। हर एक बड़े शहर में 5 बंदों को चौक में सरेआम फांसी देंगे। भाई है सिस्टम ठीक नहीं करना। आप एक रात, उसी दिन रात को 1 करोड़ रुपया चौक में रख दीजिएगा, अगर उठा के लेगा तब कहिएगा। हमारा तो भाई निज़ाम इस तरह का है। हम तो भाई पूरे पाकिस्तान में 1000 जब उल्टा चौकों में लटकेगा ना, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक होगा। आप समझते हैं ये असम्बली में जाके ये इनकलाब आएगा? क्या पार्लियामेंट निज़ाम में ये चीज़ें ठीक करेंगे? ये तो गोरे का निज़ाम है, ये तो गरीब आवाम को दबाने के लिए है जहाँ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं। उससे भी नकम्मी बात यह है, उससे भी गंदी बात यह है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या तो उनको ढूंढना चाहिए तो या फिर इनको हाथ जोड़ के पीछे हटना चाहिए। काबल जो इस्टेब्लिशमेंट उनको आगे लेके आएँ, जो हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकें। ये अगर इसकी गलती है तो इस्टेब्लिशमेंट की भी गलती है, जो आज पाकिस्तान का गरीब आवाम भूख से मर रहा है, महंगाई के चक्की में पिस रहा है। इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं। आज आपको पता है IMF वर्ल्ड बैंक गोरे के हाथ में चला गया, यहूदी लाबी जिसे हम कहते हैं ना, यहूदियों के हाथ में चला गया। ये उनका तो प्लान था। उस एजेंडे को पूरा करने के लिए पहले भी सियासतदान लगे रहे, थोड़ा थोड़ा अपना काम ही सीखा वो लेते रहे और ये काम करते रहे। आज इमरान खान ने आके मैं समझता हूँ कि वो उनका कोई भी एजेंडा पूरा कर दिया। आप देख लें, कोई चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है, पैसा जो होता है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मुल्क को, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। मगर कहाँ पैसा, तो ये अपने मफादत के लिए ले गए, लूट के मुल्कों से बाहर ले गए। कोई है पाकिस्तान में? अगर कोई भी पार्टी यहाँ बैठी है तो पैसा उसका मुल्क के बाहर है, या किसी पार्टी का लीडर मुल्क से बाहर है, उसके बच्चे मुल्क से बाहर हैं। आप चेक कर लें। अगर सियासतदान यहाँ होगा तो उसका पैसा बाहर होगा, अगर सियासतदान भी बाहर है तो उसका पैसा भी बाहर होगा। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, जो मुझे नहीं पता वो क्या खेल खेल रही है, मगर कुछ दिन बाद लोगों का आप सामने आ जाएगा जो चल रहा है। बड़े ख़तरनाक हालात है मुल्क के लिए। इसके लिए मैं दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे और अल्लाह ताला अपने इस मुल्क पर फजल करम करे। बहुत ज़रूरी है, वरना जो हालात हैं बहुत ख़तरनाक है। जी नसीम साहब, सुनने में ये आ रहा है कि जो सऊदी अरब है वो इसराइल के साथ गठजोड़ कर रहा है, तो आपके इसके बारे में क्या कहना है? बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया, बड़ा अच्छा सवाल आपका। इस वक्त जो हित्ते की सूरत हाल है ना, अमेरिका
इसराइल और अरब लीग ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो आपने हदीसें सुनी है, बात सुनी है, वो दुरुस्त है कि अरब अपनी जो है ना बर्बादी और तबाही की तरफ आ चुके हैं। इन सब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। मुझे उम्मीद है पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मुल्क का इशू नहीं है। ये लड़ाई जो है ना हमारी असल, वो एक दीन इस्लाम की लड़ाई है, एक यहूदी के साथ हमारी लड़ाई है। और पूरे खित्ते में जो तब्दीली नज़र आ रही है आपको, सिर्फ वही है शुरू से लेके अब तक जो चलते आ रहे हैं। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ यहूदी, चलते 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 देखिए आज हम कहाँ खड़े हो गए हैं। आज सऊदी अरब जो कि मुसलमानों का किबला हम बोलते हैं, सिर्फ मक्का और मदीना, हम इनको साइड पे कर दें, अलग कर देना चाहिए मेरा ख्याल है। जो सऊदी अरब को बेसिक ना सूद खाने वाले बोला जाता है। अक्सर उलमाए कराम जो सूदी वाले बोलते हैं, सऊदी अरब नहीं बोलते, वो ठीक बोलते हैं। ये बेसिक दलाल हैं और इनकी बर्बादी की वजह भी यही बनेगी। इसराइल, अमेरिका और अरब अमारात और सऊदी अरब ये प्लान बना चुके हैं ईरान पे हमले का। ईरान जो है वो मुस्लिम मुल्क है। मैं समझ तमाम मुस्लिम कंट्रियों को अब एक होना पड़ेगा। वो हमला मुसलमानों पे होगा, ईरान पे नहीं होगा। मेरी पार्टी, मेरा तो सख्त मौक़िफ़ ये है, हम इसराइल या सऊदी अरब इनका गठ जोड़ के हैसियत करेगा तो हम तो इसको भरपूर मजम्मत करते हैं, अभी से ही करते हैं कि ईरान के साथ हैं हम, क्योंकि ईरान मैंने बता रहा हूँ कि एक मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क के साथ खड़े हैं। नसीम साहब, मुस्लिम मुल्क तो सऊदी अरब भी है ना? देखिए, मगर वो तो मैंने बता तो रहा हूँ आपको, अरब अमारात भी मुस्लिम है। क्या इसी चक्रों में ला के उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया? आज ईरान को देखो उन्होंने बर्बाद नहीं कर दिया। मिस्र, यमन, शाम देख लें, सऊदी अरब भी है ना, भाइयों के हाथों भाइयों को मरवा रहा है। ये सारा बेसिक कसूर इन हुक्मरानों का है। रोशन ख्याली के नाम पे सऊदी अरब जो रोशन ख्याली के नाम पे ये समझते हैं कि हम 2030 पे ऐसे होंगे, ये इनकी तबाही और बर्बादी है। इसराइल यहूदी मुल्क है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इनको सब कुछ पता है, इनका पैसा वहाँ है, उनके बैंकों में पैसा है इनका। तो ये एक गठ जोड़ जो ना खित्ते के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इस गठ जोड़ के लिए हमें मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने तो अक्सर मेरी आम लोग पार्टी का मंशूर में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, हमें मुस्लिम यूनाइटेड नेशन हमने बनाना है, मुस्लिम फोर्स बनाना है, मुस्लिम बैंक चाहिए हमें। जब तक 61 मुल्क अपने बैंक नहीं बनाएंगे, अपने सरमायाकारी एक जगह नहीं करेंगे, तब तक अपनी ये नेटो नहीं, अपनी मुस्लिम फोर्स नहीं बनाएंगे, जब तक ये अपने ब्लॉग नहीं बनाएंगे, जब तक ये एक नहीं होंगे तो ये अलग अलग जूते खाते रहेंगे, मरते रहेंगे, उनके हाथों नहीं, ये मुसलमान के हाथों मरता रहेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है और ये इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। जी नसीम साहब, आप नौजवान नस्ल और आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहें? मैं तो मुखातिब हूँ इस वक्त पाकिस्तान के नौजवानों से। आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, अपने हक़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। कोई भी मुल्क तालीम के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर, रिसर्च के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, हमें ज़राअत पे काम करना है, पूरी दुनिया में हमने फैलना है, अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में लेके जाना है। इसके लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, इल्म हम आपको सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ जब तक हम कुरान को तर्जमे से नहीं पढ़ेंगे, कुरान को तर्जमे से समझेंगे नहीं, वो हाफ़िज़ कुरान है या मेंबर पे खड़े होने वाला मौलवी है, जब तक वो जो आयत पढ़ के साथ तर्जमे के साथ नहीं समझाएगा आगे वाले बैठने वालों को, तब तक समझ नहीं रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आपको अमल करना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, अल्लामा इक़बाल की खुदी को समझना पड़ेगा, खुद ही है क्या इसको जानना होगा। अगर हमने तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक कौम बनना चाहते हैं, तो मेरा ये पैगाम आपको खुदा के लिए समझें और एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। अपनी अना, अपनी झूठी मैं, अपना नाक, इसको दफन कर दें और कुरान के निज़ाम को समझें, अल्लाह के निज़ाम को समझें, दीन के निज़ाम को समझें। एक पूरा सिस्टम है, उसके लिए मुझे बड़ी अशद ज़रूरत है आपकी, पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है आपकी। इंसानियत के लिए उठें और 61 मुल्क को इकट्ठा करने के लिए हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब नसीम सादिक साहब, जो कि चेयरमैन आम लोग पार्टी हैं। तो इन्होंने बताया कि नौजवान नस्ल को पढ़ना होगा, जो मौजूदा निज़ाम है इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तालीम ज़रूरी है। और इन्होंने बताया कि जो मौजूदा निज़ाम
सिस्टम ख़राब हो चुका है, इसको ठीक करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो इसके साथ कैमरामैन शकील अहमद के साथ मुदस्सर अजीम अंसारी को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।